गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हरात्मक माध्य हार्मोनिक मीन। हरात्मक माध्य क्या होता है? किसी श्रेणी के जो विभिन्न पद है, किसी श्रेणी के विभिन्न पदों के व्युत्क्रम। अब बात आएगी कि भाई ये व्युत्क्रम क्या होता है, रेसिप्रोकल अभी बताऊंगा क्या होता है। व्युत्क्रम के समांतर माध्य का व्युत्क्रम हरात्मक माध्य होता है। अभी रेसिप्रोकल कैसे ज्ञात होता है? व्युत्क्रम, किसी भी संख्या को आप 1 से डिवाइड करोगे तो उसका व्युत्क्रम निकल जाएगा, तो रेसिप्रोकल होता है। तो हरात्मक माध्य में फॉर्मूले जो यूज करने हैं अपने को, देखो सबसे पहले व्यक्तिगत श्रेणी हरात्मक माध्य को स्मॉल h से शो करते हैं हम। तो व्यक्तिगत श्रेणी में फॉर्मूला होता है n अपॉन सिग्मा रेसिप्रोकल ऑफ h। खंडित और अखंडित श्रेणी में h इज इक्वल टू n अपॉन सिग्मा रेसिप्रोकल ऑफ x इंटू एफ का। ठीक है ना? तो इन दो फॉर्मूलों के बेस पे हरात्मक माध्य अपना ज्ञात हो जाएगा। तो इसके क्वेश्चन देखेंगे हम। पहले एक व्यक्तिगत श्रेणी का देखते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी का देखेंगे, जैसे मान लो एक प्रश्न है जिसका आपके x है 2, 2.5, 3 और 3.5। अब इससे अपने को हरात्मक माध्य निकालना है। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, रेसिप्रोकल ऑफ x निकालोगे। मतलब x की जितनी संख्याएं हैं उनको 1 से डिवाइड करेंगे। जैसे 1/2 0.50, 1/2.5 0.40, 1/3 0.33, 1/3.5 0.286। अब इस रेसिप्रोकल को जोड़ देंगे। रेसिप्रोकल की टोटल आएगी 1.5190, 1.5190 है। अब हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला लगाएंगे n अपॉन सिग्मा रेसिप्रोकल ऑफ x। n कितने हैं देखो, 1 2 3 4 है। 4/1.5190 है। तो आंसर आ जाएगा आपका 2.6। ये हार्मोनिक मीन आपके व्यक्तिगत श्रेणी में निकल गया। इसी तरह से मान लो खंडित श्रेणी या अखंडित श्रेणी हो, तो उसमें हार्मोनिक मीन अपने को निकालना हो तो कैसे निकालना? जैसे एक अखंडित श्रेणी लेता हूं मैं, ग्रुप है आपके 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। और फ्रीक्वेंसी, इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी है आपके 2, 8, 20, 16 और 4। तो सबसे पहले तो आपको ग्रुप से मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये खंडित श्रेणी की तरह बन जाएगा। 0 से 10 की मिड वैल्यू 5, 10 से 20 की 15, 20 से 30 की 25, 35 और 30। खंडित श्रेणी बन गई है। अब ये खंडित श्रेणी में आपको x और f गिवन होता है।
तो यहाँ पे एक्स एफ आ गया, इसीलिए दोनों का फॉर्मूला भी सेम होता है। अब आपको क्या करना है, लॉग निकालना है एक्स, लॉग नहीं, लॉग तो ज्योमेट्री में निकालते हैं, रेसिप्रोकल निकालना है, रेसिप्रोकल ऑफ एक्स। इस एक्स का रेसिप्रोकल निकालेंगे तो एक से डिवाइड करेंगे, 1/5.20, 1/15.067, 1/25.04, 1/35.029 और 1/45.02। ये रेसिप्रोकल ऑफ एक्स आ गया। अब रेसिप्रोकल ऑफ एक्स को एफ से गुणा करें, रेसिप्रोकल ऑफ एक्स मल्टीप्लाई एफ। 0.20 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आ गया आपके 0.4। 8 को 0.067 से करेंगे 0.536, 20 को 0.04 से करेंगे 0.8, 16 को 0.029 से करेंगे 0.464, एक नंबर का 16 एक्स को कर रहा हूँ, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी और रेसिप्रोकल। और 4 को 0.022 से करेंगे तो ये आएगी आपके 0.088। अब इसकी टोटल कर लो, टोटल आ रही है 2.288 और फ्रीक्वेंसी की टोटल करेंगे तो एन आ जाएगी 8 तो 10 30 40 50, एन 50 हो गया। अब हार्मोनिक मीन का अखंड श्रेणी में फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, एन बटा सिग्मा रेसिप्रोकल ऑफ एक्स इंटू एफ। एन है 50 बटा 2.288, तो आंसर आ जाएगा 21.85। ये आपके हार्मोनिक मीन ज्ञात हो। एक भारित धनात्मक माध्य और होता है वेटेड हार्मोनिक मीन, उसमें भार वेट दिया हुआ होता है अपने को। जैसे मान लो आप पेट्रोल भराने जाते हो, जो पेट्रोल की रेट है वो तो एक्स है, और कितने कितने रुपए का पेट्रोल भरवाया वो वेट है, ठीक है ना। तो भारित में आपको एफ की जगह यहाँ डब्ल्यू करना है बस, और एन की जगह भी सिग्मा डब्ल्यू करना है, ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो एक भारित का क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम। देखो जैसे क्वेश्चन है, एक कार मालिक है, 3 महीने अपनी कार के लिए क्रमशः 1.20, 1.40 और 1.5 रुपये प्रति लीटर के भाव से पेट्रोल खरीदता है। यदि उसका 3 महीने का खर्चा 240, 259 और 270 हो तो 3 महीने के पेट्रोल की औसत लागत बताओ। तो देखो पेट्रोल की जो रेट है वो तो हो गई एक्स, रेट है 1 रुपये 20 पैसे, 1 रुपये 40 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे, और जो खर्चा हुआ है वो डब्ल्यू है 240, 259 और 270। ठीक है। अब आपको वही रेसिप्रोकल ऑफ एक्स निकालना है। पहले 1/1.20 0.8333, 1/1.40 0.7143, 1/1.50 0.6667। अब आप क्या करोगे, रेसिप्रोकल ऑफ एक्स को डब्ल्यू से गुणा, दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, पहला तो आएगा 200, दूसरा आएगा 185 और तीसरा आएगा 180। इसकी टोटल करेंगे तो 565 और डब्ल्यू की टोटल करोगे तो आएगी 769। अभी आपको फॉर्मूला बताया था मैंने, सिग्मा डब्ल्यू बटा सिग्मा रेसिप्रोकल ऑफ एक्स इंटू डब्ल्यू। सिग्मा डब्ल्यू तो है 769 बटा 565, ठीक है ना। तो आंसर आ जाएगा इसका 1.36। ये आपके सॉल्व होगा। तो इस तरह से भारित ऋणात्मक माध्य जो है वो ज्ञात हो जाता है।
एक होता है सामूहिक समांतर माध्य। समांतर माध्य हमने पहले पढ़ा था। सामूहिक समांतर माध्य में क्या होता है, दो श्रेणियां होती है, दोनों का माध्य n वगैरह गिवन होता है। पहले के माध्य को x बार 1 कहेंगे, दूसरे के माध्य को x बार 2 कहेंगे। तो सामूहिक समांतर माध्य कैसे निकालना है, सामूहिक समांतर माध्य मतलब x बार दो श्रेणियां है तो 1 2, 3 है तो 1 2 3 है, ठीक है ना। x बार 1n1 प्लस x बार 2n2, 3 है तो x बार 3n3, इस तरह से आगे चलते रहेंगे जितनी श्रेणियां हैं, और अपॉन में n1 प्लस n2। इस तरह से सामूहिक समांतर माध्य जो है वो ज्ञात करते हैं। तो इसका एक क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे ये लिखा है क्वेश्चन कि एक संस्था की दो शाखाओं में क्रमशः 100 और 80 कर्मचारी। तो देखो दो शाखा है, ये पहली शाखा, ये दूसरी। कर्मचारियों की संख्या है 100 और 80। संख्या का मतलब n हो गया, ठीक है ना। और दोनों शाखाओं के कर्मचारियों का मासिक औसत वेतन, औसत वेतन मतलब x बार, x बार है 275 और 225, ये मासिक औसत वेतन दिया हुआ है। तो उस संस्था के सभी कर्मचारियों का मासिक औसत वेतन ज्ञात करना है। सभी मतलब दोनों का मिला के, तो सामूहिक हो गया। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, x बार 1 2 इज इक्वल टू x बार 1n1 प्लस x बार 2n2 अपॉन में n1 प्लस x बार 1 है देखो 275, n1 है 100 प्लस x बार 2 है 225, n2 है 80 अपॉन में n1 है 100 प्लस n2 है 80, ठीक है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा अपना 252.78। इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर 252.78 आएगा। तो इस तरह से आप सामूहिक समांतर माध्य जो है वो ज्ञात कर सकते हो। छोटे क्वेश्चन के लिए 2 नंबर के क्वेश्चन इस तरह से हो जाते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद में इस चैप्टर में अब आपके लगभग सारा काम हो गया है। अपने समांतर माध्य पढ़ा था, x बार में मैंने आपको बताया था कि व्यक्तिगत और खंडित श्रेणी है, और उसमें भी खंडित और अखंडित, और डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड दोनों से आप कैलकुलेट कर सकते हो। दोनों के फॉर्मूला बता दिया आपको। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मतलब x बार, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, इस चैप्टर में टोटल 5 चीज़ें हैं अपने पास। तो इन 5 से रिलेटेड जो भी फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं, जो भी सिस्टम बताया है, वो सब ध्यान रखना है। लेकिन एक बात ध्यान रखोगे, ये 5 इतने 5 में से भी आप देख लो, x बार, मीडियन और मोड तो इतने इम्पोर्टेंट है कि आगे के चैप्टर्स में भी काम आएंगे। पीछे का जितना मैटर आपने पढ़ा हुआ है वो सारा आपको रिवाइज करना है। क्लासिफिकेशन का चैप्टर आप देखो, इस चैप्टर में पूरे काम आया था, है ना। तो क्लासिफिकेशन का चैप्टर भी पूरा रिवीजन करना है आप लोगों को। और इस सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति का जो चैप्टर है, उसमें से भी मीन, मीडियन और मोड आगे के चैप्टर्स में काम आएंगे। तो कुल मिला के शॉर्टकट सी बात इतनी है कि यदि ये पीछे वाला आप रिवाइज करके ध्यान में नहीं रखोगे तो आगे के चैप्टर्स में आप लोगों को सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। इसलिए ये जितना पीछे हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है, ये पढ़ा है, क्लासिफिकेशन पढ़ा है, ये पूरे चैप्टर जो है आप लोगों को अच्छी तरीके से ध्यान रखने पड़ेंगे। अदरवाइज आपके आगे के चैप्टर्स में समझने में भी दिक्कत आएगी। और वैसे स्टैटिक्स में ज़्यादातर काम फार्मूला का है, फार्मूले आपको सारे याद रहने चाहिए। यदि फार्मूले याद नहीं रहेंगे तो आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। फार्मूले तो होने ही चाहिए, साथ साथ में श्रेणी को पहचान, कौन सी व्यक्तिगत है, कौन सी खंडित है और कौन सी अखंडित है। और अखंडित में भी अखंडित श्रेणी को सरल श्रेणी में बदलना। सरल दे रखी है तो ठीक है, नहीं तो लेस देन की दे रखी हो, या मोर देन की दे रखी हो, या मिड वैल्यू की दे रखी हो, तो उनको सरल श्रेणी में कैसे बदला जाता है, ये सब चीज़ें आपको सिखाती है मैंने। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी, नहीं तो आपको क्वेश्चन करने में हमेशा प्रॉब्लम। इसलिए बड़ा ही ध्यान रखें इन सब चीज़ों का, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लिया करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन ध्यान नहीं रखोगे तो आपको प्रॉब्लम आने वाली है, ये स्पष्ट सी बात। ठीक है, थैंक यू।